सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि चीन में किसी जगह एक औरत अपने इकलौते बेटे के साथ दुनिया से बेखबर और कह लें कि अपनी दुनिया में मगन और खुश ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत खुश थी कि एक दिन उसके बेटे की अचानक मौत हो गई और वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। औरत के लिए समझ लें कि कुल कायनात उसका बेटा था, जिसका छिन जाना उसके लिए यकीनी तौर पर एक नाकाबिले बर्दाश्त सदमा था। उसका जो जहन है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो रोती पीटती गांव के हकीम के पास गई, उसे कहा कि वो अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करने को तैयार है, जिसके बदले उसको कोई बस ऐसा नुस्खा बता दे जिससे उसका बेटा लौट आए। हकीम साहब उस गमज़दा औरत की हालत और संजीदगी देख चुके थे। काफ़ी सोच विचार के बाद बोले कि हाँ, एक नुस्खा है। और नुस्खा क्या है जी? बस इलाज के लिए एक ऐसे नन्हे से सरसों के बीज की ज़रूरत है जो किसी ऐसे घर से लिया गया हो जिस घर में कभी किसी गम की परछाई तक न पड़ी हो। औरत ने कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मैं अभी जाकर ऐसा बीज ढूंढ कर ले आती हूँ। औरत के ख्याल में उसका गांव ही तो वो जगह थी जिसमें लोगों के घरों में गम का गुजर नहीं होता था। बस इसी ख्याल को दिल में सजाए उसने गाँव के पहले घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक जवान औरत निकली और उस औरत ने उससे पूछा कि क्या उससे इससे पहले घर ने मतलब कोई गम देखा है और उसके घर में कभी कोई गम हुआ हो। तो जवान औरत के चेहरे पर एक तल्खी सी नमूदार हुई जो उसने देखी और उसने एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा कि मेरा घर ही तो है जहाँ ज़माने भर के गमों ने समझ लो कि डेरा डाला हुआ। फिर वो बताने लगी कि किस तरह साल भर पहले उसके शौहर का इंतकाल हुआ, जो उसके पास 4 लड़के और लड़कियाँ छोड़कर मरा। उनकी रोज़ी या रोज़गार का मुनासिब बंदोबस्त भी नहीं था और आजकल वो घर का साजो सामान बेचकर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और बल्कि अब तो बेचने के लिए भी उनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं बचा। अच्छा, जवान औरत की दास्तान इतनी दुख भरी और गमगीन थी कि वो औरत उसके पास बैठकर उसके दिल का बोझ हल्का करती रही और जब तक उसने जाने की इजाज़त मांगी तब तक वो दोनों सहेलियाँ बन चुकी थीं। दोनों ने एक दूसरे से दोबारा मिलने का वादा लिया और राब्ता रखने की शर्त पर औरत उसके घर से बाहर निकल गई। अच्छा, मगरिब से पहले ये औरत एक और खातून के घर में दाखिल हुई जहाँ एक और सदमा उसके लिए मुंतज़िर था। उस खातून का शौहर एक ख़तरनाक मरज़ में मुब्तला घर पर पड़ा था। घर में बच्चों के लिए खाने पीने का सामान ना सिर्फ मौजूद ही नहीं था बल्कि ये बच्चे उस वक्त भूखे भी थे और औरत भाग कर बाज़ार गई। जेब में जितने पैसे थे उन पैसों से कुछ दालें, आटा, घी, राशन वगैरह ख़रीदा और उस खातून के साथ मिलकर जल्दी जल्दी खाना पकवाया और अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाया। अच्छा, कुछ देर मज़ीद दिल बहलाने के बाद उन सब से इस वादे के साथ इजाज़त चाहिए कि वो कल शाम को फिर उनसे मिलने आएगी और दूसरे दिन फिर ये औरत एक घर से दूसरे घर और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर इस उम्मीद से चक्कर लगाती रही कि कहीं उसे ऐसा घर मिल जाए जिस पर गमों की परछाई कभी ना पड़ी और वहाँ से वो सरसों का बीज हासिल कर सके। मगर हर जगह उसको नाकामी मिली, मायूसी। अब दिल की अच्छी औरत लोगों की मुश्किलात, मसाइब और गमों से मुतासिर उन्हीं लोगों का एक हिस्सा बनती चली गई और अपने तौर पर उन सब में कुछ खुशियां बांटने की कोशिश करती रही। गुजरते दिनों के साथ ये औरत बस्ती के हर घर की सहेली बन चुकी थी। वो ये तक भूलती चली गई कि अपने घर से वो एक ऐसे घर की तलाश में निकली थी जिस पर कभी गमों की परछाई तक न पड़ी हो और वो इन खुशकिस्मत लोगों से एक सरसों के एक बीज का सवाल करके अपने गमों का मदावा कर सके। मतलब उसका मकसद तो यही था ना, मगर वो लाशौरी तौर पर दूसरों के गमों में शरीक होकर उनके गमों का मुदावा करती चली जा रही थी। अच्छा, बस्ती के हकीम ने उसे अपने गमों पर हावी होने के लिए ऐसा मिसाली नुस्खा तजवीज़ कर दिया था जिसमें सरसों के बीज का मिलना तो नामुमकिन था, लेकिन उसके गमों पर काबू पाने का एक जादुई सिलसिला उसी लम्हे शुरू हो गया था जब वो बस्ती के पहले घर में दाखिल हुई। अब ये किस्सा कोई माशरती इस्लाह का नुस्खा तो नहीं है, बल्कि ये तो एक समझने की खुली दावत है हर उस शख्स के लिए जो अपनी अना के खोल में बंद दूसरों के गमों और खुशियों से सरोकार रखे बगैर अपनी दुनिया में गुम और मगन रहना चाहता है। हालांकि दूसरों के साथ मेल जोल रखने और उनके गमों और खुशियों में शिरकत करने से खुशियाँ बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। अगर बात करें मुल्की सियासत की तो इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले जो साबिका हुकूमतें थी वो भी
अपने आप में बड़ी मगन थी। उन्होंने अवाम को खुशहाल बनाने के लिए कोई मौसर पॉलिसी तरतीब तक नहीं दी थी और मौजूदा हुकूमत समेत जो दीगर तमाम हुकूमतें हैं उन्होंने भी कर्ज की दलदल में अवाम और मुल्क की मईशत को फंसाए रखा और नतीजा ये निकला कि मुल्क में महंगाई बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने महंगाई और बधाई और बदहाल मईशत को एक चैलेंज के तौर पर लिया। इमरान खान साहब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। उन्होंने अवाम की तकदीर बदलने के लिए मुश्किल हालात में इक़्तिदार संभाला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अवाम को मुश्किल हालात से जल्द निकल जाने की यकीन दहानी भी कराई। उन्होंने अवाम को ना घबराने का मशवरा भी दिया। अपने जो मुआशी टीम है उनके सरबराह को बार बार इस उम्मीद के साथ बदला ताकि मुल्क की मईशत की जो समत है वो किसी तरह दुरुस्त हो सके और आपे से बाहर महंगाई को लगाम डाली जा सके। लेकिन महंगाई का तूफान नहीं थमा, नहीं नाम लिया थमने का। बिजली, आटा, घी, पेट्रोल सबकी कीमतों को आग लगती चली गई। अब ऐसे में अवाम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि अब थोड़ा घबराने की इजाज़त है, घबरा लें, या अब भी मज़ीद महंगाई बढ़ने का इंतज़ार करें कि मज़ीद महंगाई होती तो फिर थोड़ा घबरा लें। अब हुकूमत साबिका हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहराती है, आपको पता है, जबकि हुकूमत को आए हुए 3 साल से ज़ायद का अरसा हो गया। ऐसे में अब अवाम हुकूमत से महंगाई का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अब दूसरों में मलबा डालना छोड़ दें। हुकूमत बताए, हमने इस हुकूमत को वोट दिया था, ये बताए किसने महंगाई पर काबू पाने के लिए क्या क्या इकदाम किए, क्यों नहीं काबू पाया जा सका। अच्छा, शौकत तरीन साहब तो अवाम को सब्सिडी देने की बात करते थे, लेकिन वो सब्सिडी कहाँ, किसी को कुछ नहीं पता। शायद शौकत तरीन साहब को खुद भी ना पता हो। अब इस वक्त नज़र आ रही है तो हर तरफ महंगाई ही महंगाई नज़र आ रही है, जिसने अवाम का जीना दुभर किया हुआ है, परेशान किया हुआ है बेचारे लोगों को। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को महंगाई की बढ़ती वजह NRO नज़र आ रहा है और वो क्या कह रहे हैं कि NRO की वजह से गरीब तबका बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ज़रा चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप। जी, तो सुना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि जी गरीब को इंसाफ चाहिए होता है और ताकतवर तबका जो है वो सिर्फ क्या चाहता है, NRO चाहता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो कानून से ऊपर है। और वज़ीर आज़म साहब ने बात तो सही कही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मुल्क को माजी में मिलने वाले NRO ने बहुत नुकसान पहुँचाया और NRO देने वालों ने भी अपनी गलती का एतराफ़ भी किया। लेकिन अब मौजूदा हुकूमत को आए हुए इतने साल हो गए, 3 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है। अब ऐसे में अवाम तो ये सुन सुन के थक चुके हैं ना कि बढ़ती महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें, उसकी वजह से अब अवाम आज की बात करना चाहते हैं। अब इसका तो बड़ा आसान है कि पूरा टेन्योर मुकम्मल कर दें, अगला इलेक्शन आ जाएगा, फलां की वजह से, पिछले की वजह से, बस 5 साल पूरे हो गए। ये तो बड़ा आसान हो गया ना। फिर अपनी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाब देगा। अब अवाम हुकूमत से पूछ रही है ना कि चले 3 साल कह दिया पिछले वालों के से, अब आपने क्या करना है, पूरे 5 साल ये कहना है और फिर अपना टाइम पूरा करना है। अवाम पूछ रही क्या किया इस हुकूमत ने, इकदाम क्या किए, क्या प्रैक्टिकली किया। गरीब अवाम को 2 वक्त की रोटी से गर्ज है। उनमें से गरीब अवाम को तो यकीन जानिए नाज़रीन, आप ये बात समझ रहे होंगे कि बहुत से लोगों को शायद यही नहीं पता होगा ये NRO कहते किसे हैं, ये NRO होता क्या है। यकीनी तौर पे ऐसे लोग आपके भी बहुत से जान पहचान वाले होंगे जो जानते ही नहीं होंगे कि NRO है क्या। वो कहते होंगे वो कल प्राइम मिनिस्टर किसी NRO की बात कर रहे थे, NRO हैगा कि ये सानू नहीं पता। बहुत से लोग ऐसे होंगे उनको सिर्फ 2 वक्त की रोटी से गर्ज है कि उनके बच्चे भूखे न सोएं। मैं ये नहीं कह रही कि एहतसाब ना किया जाए, करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है जो महंगाई की वाकई एक वजह भी है। इसीलिए करप्शन के खात्मे के लिए एहतसाब तो ज़रूरी है, उसके बगैर तो खात्मा नहीं होगा। लेकिन एहतसाब के साथ साथ एक चीज़ होती है जी बेहतरीन मौशी पॉलिसी, वो भी ज़रूरी है ना, ताकि महंगाई के मरज़ पे काबू पाया जा सके। अब वज़ीर आज़म साहब की खारिजा पॉलिसी बेहतरीन है, लेकिन वज़ीर आज़म जितने मर्जी अच्छे इक़दाम कर लें, अगर वो महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो फिर आवाम को उनके बाकी अच्छे इक़दाम से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अफसोस के साथ ये बात कह रही हूँ आज, क्योंकि गरीब आवाम इस वक्त सिर्फ ये चाहती है कि उनको रिलीफ मिले, बस उनको रिलीफ से गर्ज है और किसी बात से गर्ज नहीं है। आवाम को ये गर्ज नहीं कि कौन सा सियासतदान जेल में डाल दिया, कौन सा जेल से कब बाहर आ गया, किस पे कितने मुकदमात हैं, कौन मुकदमात का सामना कर रहा है, कौन फरार हो गया। आवाम को सिर्फ एक फ़िक्र है कि जी दाल रोटी की फ़िक्र है, हमारे घर जो है ना चूल्हे ठंडे ना हो जाए, हमारे घर रोटी बन जाए, बच्चे भूखे पेट ना सोएं। अब हुकूमत ने आवाम पर एक बिजली और गिरा दी है, वो क्या जी, बिजली के रेट बढ़ाकर गिरा दी गई बिजली। अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में ज़रा सुन लें, 1 रुपये 68 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिए। लोगों की बेचारों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, जो बेरोज़गार है वो बेरोज़गार ही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, कहाँ से देंगे बेचारे बिल। अब ज़रा क्या कहते हैं कि वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है
और बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत तवानाई की जानिब से भिजवाई गई थी। अब बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, हुकूमत ने घी जैसी बुनियादी अशिया की कीमतें भी बढ़ा दी जो अवाम का तेल निकालने के लिए काफ़ी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आया हुआ है। मुख्तलिफ जो ब्रांड्स के घी हैं उनकी कीमतों में ज़रा सुन लें, 40 से 1090 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर होगा। अब भी यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। अब ये खबर भी सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर महंगी हो सकती हैं। अच्छा, ये तो वैसे रोज़ की खबर बन गई ना, ये तो किसी को खबर शायद ना लगती हो। हाँ, ये बॉम्ब की तरह गिरती होगी बेचारे गरीब लोगों पर, लेकिन अभी रोज़ की बात है। लोग तैयार बैठे होते हैं, अच्छा ये रेट ऊपर जाने लगेगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने लगी, आज बढ़ी कल बढ़ी, क्योंकि ओगरा की जानिब से अभी इरसाल करदा समरी में पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 90 पैसे और हाई स्पीड जो डीजल है 10 रुपये फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ ऑलरेडी दी जा चुकी है। अब ज़राए क्या कहते हैं कि कीमतों में इजाफे की जो हतमी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब देंगे और नई कीमतों का इतलाक वज़ारत ख़जाना के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और ये भी मुमकिन है कि पेट्रोलियम जो लेवी है, सेल्स टैक्स है, वो कम करके अवाम को रिलीफ फराम कर दिया जाए। अल्लाह करे कि ये रिलीफ नामी चीज़ अवाम के हाथ लगे, लेकिन फ़िलहाल अवाम के हाथ एक ही चीज़ लगी हुई है जिसने अवाम का जीना दुभर किया, वो है महंगाई। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने दिलासे भी बहुत दिए कि जी मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है और अवाम को इसका रिलीफ मिलेगा, लेकिन अवाम फ़िलहाल महंगाई में ही ज़िंदगी गुजार रही है। और वफाकी वज़ीर बराए तवानाई बिजली के रेट बढ़ने की वजह साबिका हुकूमतों को करार दे रहे हैं कि जिनके महंगे मुआहदों की वजह से ये दिन देखना पड़ा। हमाद अज़हर क्या कहते हैं कि यही वजह है कि जी गर्दिशी कर्ज़ों में भी इजाफा हुआ है। ज़रा सुनिएगा हमाद अज़हर साहब को भी। अरे सुना आपने हमाद अज़हर साहब को, क्या कह रहे हैं जी कि हुकूमत जिस कीमत पर बिजली ख़रीद कर सारिफिन को मुहैया कर रही है उसमें 1.5 से 2 रुपये का फ़र्क आ रहा है। जब इस फ़र्क को सालाना इस्तेमाल होने वाले अरबों यूनिट्स के तनाजुर में देखा जाए तो गैर मामूली रकम बनती है और यही गर्दिशी कर्ज़ों में इजाफे की बुनियाद। अच्छा, हमाद साहब के बकौल बिजली के जो सनती पैकेज है ना उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। गुज़िश्ता साल के बरक्स 15%, जबकि मजमूई तौर पर 6 से 10% बिजली की जो खपत है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन वफाकी वज़ीर तवानाई ने बिजली महंगी करने की वजह साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ को करार दी है। क्या इसका मतलब ये समझता है कि हुकूमत बिजली की कीमतों को कम करने या बरकरार रखने में भी बेबस हो गई है और इसकी ज़िम्मेदार भी साबिका हुकूमत ही है। और हुकूमत महंगाई बढ़ने का बेक मौक़िफ़ ये भी देती कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया महंगाई के लपेट में आई है, इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ना फितरी है। अब मेरी हुकूमत से गुजारिश ही है ना, मैं गुजारिश ही कर सकती हूँ कि आपकी बात दुरुस्त होगी कि महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ती है, लेकिन जहाँ जहाँ महंगाई हुई है ना, ज़रा ये भी फिर आप लोग बता दिया कि ना आधी बात ना किया करें। जहाँ जहाँ महंगाई होती है वहाँ की हुकूमतों ने कि आवाम की आमदनी बढ़ाकर उन्हें महंगाई का एहसास नहीं होने दिया ना। ये भी तो हुआ है ना कि आवाम की आमदनी भी तो बढ़ी है ना, वहाँ आमदनी नहीं बढ़ाई गई। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती ही चली जाती है लेकिन आमदनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। मतलब बस चले तो कम कर दीजिए आमदनी, या वहीं पर खड़ी रहनी होगी। फिर पूरी बात आप लोग करें ना, जब आप बाहर की एग्जाम्पल्स देते हैं फिर पूरी एग्जाम्पल दें, यहाँ भी इंसाफ करें। फ़ारूक हबीब भी कुछ फरमा रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं, ज़रा चलाइएगा क्लिप। अरे सुना आपने फ़ारूक को, फ़ारूक क्या कह रहे हैं जी, नवाज शरीफ साहब जब अपने कारोबार का सोचते हैं तो वो पूरा हिसाब किताब रखते हैं और सोच समझकर यहाँ पैसा और अपनी मशीनरी का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन जब अवाम की फलाह की बात आई तो उन्होंने बिजली के महंगे मंसूबे जानबूझकर लगाए और मुजरिमाना अमल भी किया। अब हुकूमत ये समझती है कि नून लीग ने बिजली के महंगे मंसूबे लगाकर अवाम के गले में फंदा डाला है जिससे कई साल तक निकलना मुश्किल है। अच्छा, फ़ारूक की बहुत सी बातें ठीक हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चले बिजली के मामले पर हुकूमत बेबस है, लेकिन बुनियादी अशिया की कीमतों में चेक एंड बैलेंस रखना तो हुकूमत का काम है ना। आप बाज़ार चले जाएं तो आपको एक ही चीज़ मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ रेट्स पे मिलती है। अब ये तो हुकूमत का काम है ना कि वो मसनूई तरीके से बढ़ती हुई महंगाई को रोके। और अभी खबर क्या है कि जी महंगी जो चीनी है वो फ़रोख्त करने पर पंजाब हुकूमत ने शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाई की है। और जी चिनार शुगर मिल्स फैसलाबाद सुन ले ज़रा, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरांवाला के मालिकान और जो इंतज़ामिया है उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। अब यकीनी तौर पर ये एक अच्छा कदम है, ऐसा इकदाम कह सकते हैं हम, लेकिन इन शुगर मिल्स मालिकान से रिकवरी होगी, ये है सवाल। रिकवरी भी ज़रूरी है ना। अब जिस तरह तमाम अशिया की कीमतों को पर लग रहे हैं, ठीक वैसे ही इस पे मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अद्वियात मरीज़ों की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। मतलब वो मरीज़ जो ऑलरेडी एक बीमारी से लड़ रहा है, आप सोचें कि जब किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, छोटी बीमारी भी होती है, बीमारी हो जाती है तो एक तो वो अपनी नफ्सियात से लड़ रहा होता है,
उसको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए होती है, और फिर जब अद्वियात की कीमतों को भी पर लग जाएं तो मेरे ख्याल से ये जुल्म है। यहाँ तो मेरे ख्याल से जुल्म ही है। और हुकूमत ने 3 साल में मरतबा, सोचें ज़रा, 12 मरतबा अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया है या रद्दोबदल कह लें। जुल्म है, जुल्म है उस मरीज़ के साथ जो बीमारी से लड़ है, नफ्सियाती तौर पे वो परेशान है। जब किसी को कोई बीमारी होती है ज़ाहिर बात है यहाँ असर आता है, और फिर जो अद्वियात की कीमतें हैं उसको भी पर लग जाए, आग लग जाए। मैं क्या कहूँ, यही कहूँगी कि जुल्म है, ज़्यादती है। और ये जो हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो क्या कहते हैं कि हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। यकीन जानिए जब जल्द बेहतर हो जाएगा कहा जाता है ना, तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। चलाएगा क्लिप उनका। अब सुना आपने शौकत तरीन साहब को कि वो मुआशी अशारिये बेहतर होने की बाकायदा खुशखबरी दे रहे हैं, और इस बात की उम्मीद भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो मुआशी पॉलिसियाँ अवामी हलकों तक इसका फल पहुँचाएँगी। मुल्क की जो ग्रोथ रेट आने वाले वक्तों में मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि गरीब अब भी गुर्बत के घूंट पी रहा है। मुर्गी के रेट आसमानों से बातें कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, और चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफीन को दस्तयाब ही नहीं है। आटे की कीमतें आप देखें पहुँची हुई हैं। और अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, अल्लाह के बंदो, अगर बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना। ये कैसा ग्रोथ रेट है जो बढ़ता है, महंगाई कम नहीं होती है, चीज़ें महंगी होती चली जाती हैं। अवाम तो तभी मानेगी ना कि वाकई महंगाई पे काबू पाया गया, क्योंकि ऑपोजिशन भी महंगाई को मुस्तरद कर रही है। और अवाम, अच्छा ऑपोजिशन की कोई बात अवाम को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन जाहिर बात है जब आपके दुख में कुछ बराबर का शरीक हो जाता है, चाहे चले अपने मुफाद के लिए वो बोल रहे होते हैं, उनका मकसद अवाम के दुख में शिरकत करना नहीं होता, हुकूमत को टारगेट करना होता है, ये कह लें। लेकिन उस टाइम पे शायद अवाम के दिल में अवाम के पास एक सॉफ्ट कॉर्नर हो कि जी चले कोई हमारे दुख में बराबर का शरीक है। महंगाई इनको भी नज़र आ रही है। ज़रा चलाइएगा, खुर्शीद शाह साहब कुछ फरमा रहे हैं जी। तो क्या कह रहे हैं जी, हुकूमत गुर्बत ख़त्म नहीं कर रही बल्कि गरीब ही मार रही है। अच्छा, कैप्टन सफदर ने भी कुछ फरमाया, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अच्छा चलें, बेशक ये कह दिया जाए हुकूमत की जानिब से कि जी ये जो ऑपोजिशन वाले हैं ना, ये अभी भी आवाम के दुख में नहीं यहाँ खड़े हुए, ये अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए खड़े हुए हैं। और उनको नज़र आ रहा है जी आवाम, हुकूमत की कमज़ोरी कि अच्छा महंगाई 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 पे बात करते हैं खुल के, ताकि आवाम हमसे मोहब्बत करे, आवाम को हम अच्छे लगें, आवाम को हमको हीरो वाला करैक्टर लगें, और हुकूमत किसी तरह विलन लगे। चले ये बात हम मान लेते हैं कि शायद वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमत ये नहीं कह सकती कि वो गलत बात कर रहे हैं। और महंगाई नहीं है, और आवाम का जीना दूबर इस महंगाई ने नहीं किया हुआ। मकसद ऑपोजिशन का कुछ भी हो, अपना उल्लू सीधा करना हो, महंगाई की आड़ में आवाम की सिंपैथीज लेना हो, लेकिन हुकूमत इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये जो बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, और महंगाई नामी चीज़ है ही नहीं पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से इस सिचुएशन को जितनी जल्दी हल कर लिया जाए उतना बेहतर है, वरना हुकूमत के लिए भी मसला होगा, अगले इलेक्शन में बहुत मसला हो सकता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है, और मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। समाअत के दौरान मुलजिम जाहिर जाफर अदालती कार्रवाई में मुसलसल मुदाखलत करता रहा और अदालत में बगैर इजाज़त बोलने लगा कि नूर कुर्बान होना चाहती थी, उसने खुद को कुर्बानी के लिए पेश किया। अच्छा, मुलजिम जाहिर जाफर ने कमरा अदालत में नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, और जाहिर जाफर ने बार बार अदालत से फ़ोन कॉल करने की इजाज़त की इस्तदा भी की। हुकूमत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है, जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि केस के मुलजिमान को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा एक और अफसोसनाक खबर यह है कि जी गोजरा मोटरवे पर लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती की गई, जिसके बाद जो मरकज़ी मुलजिम है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि मुलजिमान ने टोबा टेक सिंह की लड़की को नौकरी का झांसा देकर, एक बुटीक पर नौकरी का झांसा देकर गोजरा बुलाया था, और मुलजिमान ने मोटरवे पर कार में लड़की को ज़्यादती का निशाना बनाया और उसे फैसलाबाद इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब और IG ने इस वाक़े का नोटिस लिया। मैं जो मज़ीद तहकीकात हैं वो भी अभी, ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। बैरिस्टर हसन खान नियाजी साहब, माहिर कानून, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया बेस्ट साहब ज्वाइन करने के लिए। और आलिया सारिम, समाजी कारकुन हैं, आप उनको TV स्क्रीन पे देखते हैं, सुनते हैं, बहुत किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आलिया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं बैरिस्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब उम्मीद है कि हाई कोर्ट के मुकर्रर करदा वक्त में ये फैसला कर दिया जाएगा? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ अब कोई रीज़न ये डिले का, इनफैक्ट जो मुझे समझ आ रही है, जो डिफेंस जो एक्यूज है टोटल वो गालिबन इस टाइम है 11 टोटल,
या 6 या 11 है। तो अगर आप इनको ले लें एक दिन पर डे भी अगर आप इनके एविडेंस लगे तो 11 ये डिफेंस विटनेसेस हो गए और तकरीबन लगभग 11-12 होंगे। तकरीबन महीने का ये ट्रायल होना चाहिए, लेकिन जो मुझे पता है मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने 2 महीनों का टाइम फ्रेम दिया था, जो मेरा ख्याल है अनफ है टू कंक्लूड द ट्रायल। लेकिन जाहिर है ये जो बड़े बड़े वकील और आप नामवर वकीलों के नाम सुनते हैं, इनका पर्पस जो मेन होता है कि डिले हो चीजें, और जाहिर है जितना बड़ा नाम आता है उतना आसानी होता है उसके लिए एक एडजर्नमेंट लेने के लिए, एक तारीख लेने के लिए, और अगर तारीख पे तारीख होती रही तो जाहिर है डिले होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक सोच तो सकते हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल विद इन नेक्स्ट 4 to 6 वीक्स इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा आलिया, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, फिर बैरिस्टर साहब दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। आलिया, की ख़वातीन और लड़कियों के साथ जो ज़्यादती के वाक़यात हैं, हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं, और मोटेवे पर भी जो इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या हुआ है आपने भी सुना होगा। इस बात का यकीनी तौर पर सबूत है कि मुजरिमों को कानून का और पकड़े जाने का शायद कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं कि हम ऐसा करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हमें इबरतनाक सज़ा मिलेगी। और आपको क्या लगता है कि वाकई फिर शायद हमारे कानून में कोई कमज़ोरी है, या हमने कोई अभी तक एग्जाम्पल्स इतनी सेट नहीं की कि ये लोग बाकायदा खौफ से कांपना शुरू हो जाएं इस तरह का वाकया पेश करने से पहले, कि इनको पता हो कि इसके बाद फिर हमारा क्या हाल होगा, हमें छोड़ा नहीं जाएगा? कानून में कमज़ोरी नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और इन्हें पता है कि इन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, अगर पकड़ा जाएगा तो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। और अभी मुस्तकबिल करीब में भी कोई बहुत खुश आइंद मेरे जहन में कोई बात नहीं आ रही, या कोई पिछली ऐसी एग्जाम्पल सेट नहीं हुई है। हज़ारों के केसेस में एक आध को लटका देने से बात नहीं बनेगी, अगर हज़ारों केसेस है तो सैकड़ों को लटकाया जाए तो बात बनेगी। बच्चियों को जो हम चीज़ समझा सकते हैं वो यही है कि प्लीज़ आप अपनी इज़्ज़त की हिफाजत खुद कीजिए। गो कि ये आपके वालिदैन, आपके माशरे का भी ये फ़र्ज़ है, आपकी अदालत का, कानून का भी ये फ़र्ज़ है, आपकी हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये चीज़ें अगर बहुत काम आ रही होती तो हालात ये ना होते, इतने बदतरीन वाक़यात ना देखे जा रहे होते। तो इस वक्त मैं अपनी बच्चियों को यही कह सकती हूँ कि जब आपको, हर औरत को इस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि उसको हर हाल में घर से बाहर निकलना है, तालीम हासिल करने के लिए निकल रही थी तो चीज़ें काफ़ी महफूज थी, अब वो क्योंकि नौकरी के लिए भी बाहर निकल रही हैं, तो क्योंकि हमारी हुकूमत ने उस तरह का माहौल हमारे मुल्क में नहीं बनाया हुआ, हमारी औरतों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दी हुई, तो वो बच्चियां इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। ये खाली ये कोई एक केस नहीं है, कभी आप यकीनन आपको भी मालूम होगा, मैं भी एक औरत हूँ, माशरे में निकलती हूँ, मुझे अंदाज़ा है, मेरे पास वो बच्चियाँ शेल्टर होम में आती हैं, जब ये नौकरी के लिए जा रही होती हैं तो इनका इंटरव्यू से लेके और इंक्रीमेंट तक, और इंक्रीमेंट से लेके और माहाना तनख्वाह मिलने तक इन्हें जिन जिन चीज़ों से गुजरना पड़ता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अज़ियत की दास्तान है। जब मैं इस केस की बात करूं जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, आम तौर से हमारी सोसाइटी में आज भी ये देखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई खातून बुरके में या चादर में या बगैर किसी वजह के भी अगर वो गिर जाती हैं, बाइक से गिर जाएं या कोई और ऐसी चीज़ हो जाए, तो लोग मदद के लिए बढ़ते हैं, उनको उठाते हैं, उनको हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, फर्स्ट एड भी करते हैं। ये ऐसी कौन सी सूरत हाल है कि जिसमें उस खातून के साथ ये सारा अमल होता रहा और किसी ने मदाखलत नहीं की? अब या तो उसमें एक चीज़ ये होगी कि जो हमारा एक माइंडसेट बना दिया गया है कि जो कुछ भी हो रहा होता है कहते हैं कि हमारी मर्जी है, आपको हमारे मामले से क्या लेना देना है। एक तो ये माइंडसेट है। दूसरा माइंडसेट ये है कि जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जिन जिन लोगों को धर लेती है उनके साथ इतना नारवा सलूक रखती है, उनको इस तरह से इन्वॉल्व कर लेती है कि वो लोग जो मदद के लिए खड़े भी होना चाहते हैं उस खौफ से खड़े नहीं होते। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी सोसाइटी को क्लियर रास्ते देने होंगे। हमें बताना होगा कि कहीं पर भी अगर किसी औरत के साथ, बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, किसी के भी साथ अगर ज्यादती हो रही है तो एक आम शहरी वहां खड़ा हो सकता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसमें हमें मेक श्योर करना होगा कि उस मजलूम का जो बयान होगा वो भी उसके हक में होगा, जो उस वक्त उसकी मदद के लिए आएगा। चाहे कोई भी प्रेशर उस पर पड़ेगा, वो इस किस्म का बयान नहीं देगा कि ये मेरा मामला था या ये मेरी मर्जी थी। ये जो मेरी मर्जी की एक मंतक हमारे माशरे में चल निकली है, उस मेरी मर्जी ने मेरे पूरे माशरे को हिला दिया। और ये नारे लगाए भी औरत ने, और यकीन जानिएगा फिजा, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा मेरे माशरे की औरत उठा रही है। और अगर आज भी हमने इसको नहीं रोका तो आने वाले वक्तों में इसका हम ज़्यादा नतीजा, हम इसका ज़्यादा खमियाजा भुगतेंगे। अगर कोई शख्स आपको नौकरी के लिए
एक औरत जब नौकरी के लिए निकलती है तो उसको बहुत स्मार्ट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ज्यादा पैसों की ऑफर हो रही है या मुझे कहीं इंटरव्यू एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं और गाड़ी आपको दी जा रही है, क्या ये समझ में आने वाली बात है? इस तरह से तो आपको इतना अलर्ट होना चाहिए। आप बच्चों को लड़कियों के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में कि जब खवातीन इस हवाले से बात करती हैं या जो खवातीन अपने राइट के लिए स्टैंड लेना चाहती हैं, इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आलिया, पहले मैं बैरिस्टर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। बैरिस्टर साहब, एक सवाल जो आम आवाम पूछना चाहती है वो ये कि जी कत्ल के मुजरिम को सजाए मौत देनी है या फिर उम्र कैद देनी है, इस बात का फैसला अदालत किस कानूनी बुनियाद पर करती है? ज़रा प्लीज़ समझा दीजिएगा। देखें, कई दफ़ा जब आप मर्डर होता है एक इंसान, अगर उस लेट से उस इंसान को 2 सर पे डंडे पड़े या एक डंडा सर पे एक मुंह पे पड़े तो मेडिकल रिपोर्ट बताती है वो कौन सा वाला डंडा था जिससे सर पे पड़ने से मरा था या मुंह पे। वो जो डिफरेंस है ना, वो कई दफा यूज होता है मिटिगेशन के तौर पे। तो इस तरह कई चीजें होती हैं। जिस तरह कई दफा मर्डर होता है तो 50% एक बंदे का कसूर है, 50 एक का उस पूरे मर्डर में। तो क्योंकि सजा में एक सिंगल एक्यूज नहीं होता, जब भी यहाँ सिंगल एक्यूज नहीं होता तो उस चीज का फेवर चला जाता है एक्यूज के। वो बड़ा एक टेक्निकल चीज है जो बड़ी नॉर्मल और पूरी दुनिया में होती है। ये नहीं कि पाकिस्तान में हो रही है और शायद इंग्लैंड या इंडिया या अमेरिका में नहीं होता, ये नॉर्मल है। लेट से एक बंदे को 3-4 लोगों ने मिलके छुरियां मारी है तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो कौन सा था, किसकी छुरी गर्दन पे लगी है, किसकी छुरी टांगों पे लगी। इस तरह की सूरत हाल में वो बजाय सजाए मौत देने की उम्र कैद देते। तो ये तो एक नॉर्मल रूटीन में चीजें हैं जो होती हैं। जो असल बात है जिसपे कमेंट करना चाहिए की जरूरत है इस टाइम, जिस तरह हमारी मैडम ने भी कहा था कि सजाएं की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सजाओं की इम्प्लीमेंटेशन से एक पहले चीज आती है, वो होती है पुलिस। हमारी सोसाइटी में पुलिस का फेयर्स बिल्कुल डेड हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह ये, जब भी पुलिस गलती करती है, आप नीचे का सबसे लोएस्ट रैंक ऑफिसर होते हैं SHO या इंस्पेक्टर, आप उसको सस्पेंड कर देते हो। जो ऊपर IG DIG बैठे हैं, मजाल है उनको आज तक सजा मिली हो, मजाल है उनसे किसी ने सवाल भी पूछा। उनकी सजा क्या है कि वो IG पंजाब से IG मोटरवे बन जाते हैं, IG मोटरवे से IG रेलवे बन जाते हैं। लिहाजा पिछले IG को ये सजा मिली कि वो IG पंजाब के बजाय IG रेलवे बन गया उधर से हट के। अब इसका मसला क्या है? उसका सबऑर्डिनेट भी इसी तरह बच जाता है। आप नीचे SHO को क्या सजा दोगे? 30, 40, 50 हजार लाख रुपए का मुलाजिम है, आप उसको सजा दे के पुलिस ठीक करोगे? नहीं। इस टाइम पूरे पंजाब में क्रॉस द बोर्ड हर डिस्ट्रिक्ट से लोगों की ये कंप्लेंट है कि क्रिमिनल्स में कोई फेयर ही नहीं रहा। इनको जब तक पुलिस का फेयर नहीं आएगा सोसाइटी में, तब तक ये क्राइम रहेंगे। आपने बंदे टांग दिए, लेकिन उसके बावजूद आज वाकया हुआ है। उसकी वजह ये मोटरवे के पहले वाकये पे मोटरवे पुलिस का कौन सा बंदा जेल गया। लिहाजा आप पुलिस को भी अकाउंटेबल ठहराएं, फिर चोरों को भी अकाउंटेबल ठहराएं, डाकुओं को भी। उसमें तो ऐसी बातें आ रही थी जी, ऐसी बातें आ रही थी रिस्पॉन्सिबल शख्सियत की जानिब से कि वो लड़की इस टाइम पे मोटरवे पे गई क्यों, उसको ही नहीं निकलना चाहिए था। आप पहले बता दें कि जी ये जो मोटरवे पे इस टाइम पे खातून अगर नहीं निकलेगी, इस टाइम पे निकलेगी तो फिर हम तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार नहीं हैं, और इस टाइम से इस टाइम तक हम खातून के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी लेते हैं, इस टाइम से इस टाइम के बाद हम जिम्मेदार नहीं होंगे। फिर इस तरह के बोर्ड्स लगा दिए जाए जगह जगह पर, इस तरह की बातें की जाती हैं। अच्छा आलिया, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। सॉरी आपको इंतज़ार करना पड़ा, बैरिस्टर साहब की बात ज़रा लंबी हो गई। आलिया की जो ख़वातीन है आप बात करी थी, जिस तरह के मतलब नौकरी पर जब जाते हैं, जब आपको ज़्यादा सैलरी की ऑफ़र दी जाती है तो लड़कियाँ उनको समझना चाहिए कि क्यों दी जा रही है। लेकिन आलिया बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको हैरेस किया जाता है, वो शोर मचाती हैं, वो आवाज़ उठाती हैं, या तो उनको नौकरी से जाना पड़ता है या फिर ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग उनके बारे में बातें शुरू कर देते हैं कि अच्छा इसी को कहना था, इसको ऐसा क्या लगा हुआ है, मतलब इस तरह की बातें करते हैं कि उस लड़की का जो करैक्टर है ना उस पर सवालिया निशान लगा देते हैं जो आवाज़ उठाती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिसने आवाज़ उठाई तो उसके करैक्टर में कोई इशू नहीं होगा तो आवाज़ उठाइए ना, अगर उसके करैक्टर में इशू हो तो उसको तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे यहाँ लड़की को टारगेट किया जाता है तो बहुत सी लड़कियाँ खामोश रहती हैं कि जो इनकी किरदार कुशी होगी तो इससे बेहतर है कि हम बात करें ना, हम खामोश रहें।
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे माशरे की आम तौर से औरत बहुत बाकिरदार है और उसके साथ ज्यादती होती है तभी आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन फिर साथ में कुछ ऐसे केसेस सामने आ जाते हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान का केस जो भी 14 अगस्त का था, या ये चंद ही हैं, ये उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन ये मर्दों को बात करने का मौका तो देते हैं ना, ये एग्जाम्पल्स तो सेट करते हैं। या औरत मार्च में जिस किस्म के नारे और फिर उसके बाद जिस अंदाज में औरतों ने बैठकर उसको डिफेंड करने की कोशिश की, उससे फिर वो वाली औरतें जो वाकई जेन्युइन औरतें हैं, वैसे तो सब जेन्युइन हैं, मैं हर उस औरत की इज्जत करती हूँ जो मेरे मुल्क में नहीं, जो इस दुनिया में वजूद में आती है, मैं सबकी इज्जत करती हूँ। लेकिन जब इंसान को चीज़ों को अलग अलग करना होता है, कुछ खवातीन ऐसे होती हैं जो बहुत दबंग तरीके से मुकाबला कर सकती हैं, कुछ मेरे मुल्क की इतनी मासूम औरतें हैं जिन्होंने घर से बाहर कदम नहीं रखा होता, वो मजबूरी में बाहर निकलती हैं। मैं इसीलिए कहती हूँ कि औरत की तालीम मर्द के बराबर क्या, मर्द से ज़्यादा भी हो तो बहुत अच्छी बात है। वो किसी ऑफिस में जाए तो किसी लोअर लेवल पे काम ना करे, कितना ही अच्छा हो कि वो बॉस लेवल पर आकर काम करे, ताकि वो जो हैरेसमेंट्स उसको देखनी पड़ती हैं वो उसको कम से कम देखनी पड़े। और मैं आपको बिल्कुल एक अपना पर्सनल अपनी फ्रेंड का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में है और वो पूरे उसमें होती हैं अबाए में, और सिर्फ उनका चेहरा नज़र आता है या हाथ नज़र आता है। मैं उनके बॉस को यही कह सकती हूँ, अल्लाह हिदायत दे, कि अगर उन्होंने ईद में मेहंदी लगाई है तो उन्होंने उस मेहंदी की भी तारीफ़ की है, अगर उन्होंने अंगूठी गलती से कोई पहन ली है तो उसकी भी तारीफ़ की है। तो ऐसे मर्द की साइकी को मैं क्या कहूँगी जिसकी नज़र में औरत सिर्फ ऐसी है कि उसको देखा जाए और उसकी कोई तारीफ़ करके उसको हिरासा किया जाए। ये तारीफ़ नहीं होती, इसको हैरेसमेंट कहते हैं। किसी को टिकटिकी बांध कर देखना, किसी की चीज़ों की बेजा तारीफ़ करना, ये सब हैरेसमेंट में आती है। और वो औरतें जो अपने आप को सिर्फ महरम रिश्तों तक महदूद रखना चाहती हैं, उनको तो अगर ये नज़रें देख रही हों तो दिल चाहता है कि वो आंखें बड़े आराम से उनकी निकाल के उनकी हथेली पर रख दी जाए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरी सोसाइटी की जो अच्छी, सब औरतें अच्छी हैं, लेकिन जो इस मिजाज की औरतें जो नामहरम की एक नज़र को बर्दाश्त नहीं करती, वो हमारे माशरे का बहुत फाल काम कर सकती हैं जो नहीं कर पाती, जो अपने जिनके बहुत सारी सलाहियतें हैं लेकिन इस हैरेसमेंट की वजह से वो एक कोने में बैठी हुई हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर औरत औरत के साथ खड़ी हो जाए, ये जो केस हुआ इसमें एक औरत इन्वॉल्व थी, उस औरत ने इसको वर्गलाया कि आप साथ में चले, साथ बैठती है। तो आपने फिजा, औरत को हमेशा तोला गया है, औरत के किरदार को हमेशा तोला गया है। औरत घर से बाहर इस तरह नहीं निकल सकेगी जिस तरह वो इस वक्त निकलना चाह रही है। वो ज़रूर बाहर जाए लेकिन अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने हाथ में रखे। ये हुकूमत उसके लिए अगर कुछ कर रही होती तो ये हालात नहीं होते। मैं एक और अपनी एग्जांपल दूं, बिल्कुल ये हालात ना होते अगर हुकूमत कुछ कर रही थी। आलिया, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका भी, बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी साहब, आपका आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताई तकरीब में खिताब करते हुए कहा है कि भारत मज़ीद सर्जिकल स्ट्राइक्स करेगा और पाकिस्तान से मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया है और अब जवाब देने का वक्त है। अच्छा, भारतीय वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि एक वक्त था जब भारत की सरहद हमलों की जद में होती थी तो मुज़ाकरात किए जाते थे, लेकिन अब नई दिल्ली दहशतगर्दों के हमलों का मुँह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह के पाकिस्तान के खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक्स के बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया है। और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा है कि झूठे बयानात ही बीजेपी और ये जो आरएसएस है इनके खित्ते में सिर्फ कशीदगी को हवा देने के मुतरादिफ है और इसकी मजीद कोशिश या साजिश आप कह सकते हैं। अच्छा, भारत की धमकियों और झूठे जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं उनके दावों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद में हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जनरल साहब, आपको याद होगा कि फरवरी 2019 भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की एक कार्रवाई करने की कोशिश की थी और पाक फ़ज़ाइया ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के 2 तैयारे गिराए थे और एक पायलट जो है विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया था और जिसकी गवाह पूरी दुनिया है। फिर भी भारत को शर्म नहीं आती जनरल साहब, ये लोग दोबारा धमकियों पर उतर आए हैं। ये चाहते क्या है, मजीद जलील होना चाहते हैं ये? जी, ये तो जो आपने बात की जो सारी दुनिया ने देखी ना, उससे पहले उन्होंने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था जिसकी जब तफसीलात पता चली तो हमें मालूम हुआ कि उनके सिपाही और जो उनके ऑफिसर थे जिनके ज़िम्मे वो सर्जिकल स्ट्राइक थी, ज़मीनी सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो कोशिश उसकी, वो आए सरहद से 400-500 मीटर पहले ही बस पोजीशन वगैरह लेके वापस चले गए और जाके रिपोर्ट दे दी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। वो हमें इस तरीके से पता चला कि एक उनका सिपाही रास्ता भूल के क्रॉस कर आया और वो हमने पकड़ लिया और जब उससे पूछा तुम क्या करने आए थे, उनका जी हम तो फलानी जगह सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे। बहरहाल
इस बात को अपनी जगह लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामला सीरियस है, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। उसकी मैं वजूहात बयान कर देता हूँ। देखिए इस वक्त कौन कौन हमसे नाराज है जी। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है, और आपको पता है कि जिस किस्म की वहाँ पर उनके सेनेट में बातचीत हुई है और कुछ उन्होंने बातें कही है कि हम इन कैमरा करेंगे, और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है, और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। इनके 13 मुआहदे हैं कम अज़ कम आपस में, जिसमें इन्होंने एक दूसरे की मावनत करने का किया हुआ है। उसके अलावा और लोग भी हैं जो उखड़े हैं यहाँ से, अफगानिस्तान से, वो बिला वजह हमसे नाराज़ हैं। हालांकि वो अफगान तालिबान ने अपना मुल्क खुद आज़ाद करवाया, हमने तो कुछ नहीं उनको कहा, सिवाय इसके कि हम उनके साथ बातचीत करवाई, इनके साथ बिठाया, जिसके लिए उन्होंने एक तरफ शुक्रिया अदा करते हैं, दूसरी तरफ डांट डपट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि पाकिस्तान चीन के करीब से करीब तर होता जा रहा है, और अमेरिका और चीन आपस में तो डायरेक्ट क्लैश कर नहीं सकते, हो सकता है कि वो भारत के साथ मिलकर ये कहें कि जी आप कोई कार्रवाई करें, लेकिन उम्मीद है कि भारत बेवकूफ़ाना हरकत नहीं करेगा, इसलिए कि एक तो उनको पता है कि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और कोई ओपन जंग इसमें हो नहीं सकती, और अगर कोई खुफिया जंग करने की उन्होंने कोशिश की तो जैसे आप कह रही हैं कि छोटा मोटा अगर कोई स्ट्राइक हुई तो फिर जैसे जवाबी स्ट्राइक जाएगी वो भी दुनिया देखेगी, और इस दफ़ा शायद वो स्ट्राइक प्लस जाए हमारी तरफ से अगर उनकी स्ट्राइक के मुकाबले में। और उधर से आपको पता है कि अफगान तालिबान के जो कुछ उन्होंने अचीव किया अफगानिस्तान में, उसकी वजह से कश्मीरी यूथ जो हैं ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनमें एक और जज्बा पैदा हुआ है। तो मेरा ख्याल है उसके अलावा वो जो कुछ कर रहे हैं अपने फार्मर्स के साथ, और जिस तरीके से मुसलमानों को ट्रीट कर रहे हैं असम में और इर्द गिर्द के इलाकों में, और अपने दालित्स के साथ, क्रिश्चियन के साथ, तो वो अफोर्ड तो नहीं कर सकते कोई इस किस्म का काम, लेकिन अगर वो करें तो शायद ये इस पूरे खित्ते की भलाई हो जाए, उसमें कश्मीर आज़ाद हो जाए, सिखों को मौका मिल जाए अपना काम मुकम्मल करने का। तो आए, बिस्मिल्लाह कीजिए और फिर जवाब देखिए। जी अच्छा जनरल साहब, आपको क्या लगता है ये जो इस तरह के बयानात भारत की तरफ से, भारत की रियासती दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में और भारत के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इन सब चीज़ों से दुनिया की तवज्जो हटाने का हरबा तो नहीं लगता आपको? देखिए दुनिया की तवज्जो तो वो इतनी ज़्यादा उधर है भी नहीं, उसकी अपनी वजूहात हैं, हमने कई दफ़ा उसकी बातचीत की है, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये बिल्कुल आपने कड़वा सच बयान कर दिया, बिल्कुल दुनिया की तवज्जो ऑलरेडी वहाँ पे नहीं है जी। क्योंकि देखे ना कि अभी ये कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान को तो बता रहे हैं कि जी आपने ये कर दिया वो कर दिया, जो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि जो मुनाफिकत है दुनिया की, उसकी वजूहात भी आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ ज़्यादा हमारे नाज़रीन भी जानते हैं, उनके अपने मुफादात उनको अजीज़ हैं इंसानियत से ज़्यादा। एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि अगर हमें कोई भी तकलीफ पहुँचती है भारत की तरफ से, अगर हमें कोई भी तकलीफ पहुँचती है तो ज़रूर बताएं दुनिया को, लेकिन ये वावेला मचाकर ये एक्सपेक्ट करना कि दुनिया हमारा बदला लेगी, इसका कोई इम्कान नहीं है। हमने अगर किसी जबर को, किसी इस्तिबदाद को रोकना है, अपने जोर बाजू से रोकना है, अगर उनको जवाब देना है हमने खुद देना है, कोई और हमारी मदद को नहीं आएगा। इसलिए हमारी तैयारी उसी नौयत की है, अल्लाह ताला के फजल करम से हमें इस चीज़ का पूरा इदराक है। तमाम तीनों हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारी न्यूक्लियर अफवाज जो हैं, चारों अफवाज अच्छी तरह समझती हैं कि किन हालात में हमें किस तरीके से जवाब देना है और कैसे करना है। ऐसा नहीं होता कि जी वो कुछ करेंगे तो फिर हम सोचेंगे और फिर प्लान बनाएंगे। प्लान द रेडी, हर चीज़ तैयार है, बस सिर्फ उसको गो कहने की ज़रूरत है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो आएँ ताकि हमारा फिर गो देख लें। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, ये जो बीजेपी की एक सोच है, आरएसएस की सोच है शिद्दत पसंदी वाली, मतलब जुल्म किए जा रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को दबाए चले जा रहे हैं, अपनी आवाम को कहने के बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि इक़्तिदार में रह सके। अच्छा मुझे उनकी आवाम, मतलब मैं सबको तो नहीं कह रही, बहुत से लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी ज़ाहिर बात है वोट देकर नरेंद्र मोदी जैसे बंदे को ये इन्होंने हुकूमत दी, तो आवाम की भी सोच, वोटर की भी सोच किसी हद तक वो होगी जो नरेंद्र मोदी की है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी क्या सोच है, ये क्या नफ्सियात है कि ये लोगों पे जुल्म करके, कश्मीर पे जुल्म करके, माइनॉरिटीज़ पे जो भारत में रह रही हैं उन पे जुल्म करके, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल के, साजिशें करके, ये सर्जिकल स्ट्राइक की जो झूठी बातें करके, दावे करके, इनके जो अवाम है इन पर एतमाद करती है, ये अपना वोट बैंक स्ट्रॉन्ग करते हैं, उस अवाम की सोच आपको क्या नज़र आती है?
और इक़्तिदार में रहने का ये कौन सा एक तरीका है? जी, मेरा ख्याल है कि अवाम में स्प्रिट तो है, लेकिन ये चूंकि एक इन्होंने आग लगा रखी है और जज्बा पैदा किया हुआ है एंटी पाकिस्तान रिटोरिक के ऊपर, ये जब भी कोई इलेक्शन होने लगता है तो ये इस चीज़ को ज़रा बढ़ा देते हैं, लेकिन इसका नुकसान इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, अंदर से टूट फूट का शिकार हो रहे हैं। और कश्मीर के सिलसिले में तो ये बात पक्की है कि पहले अगर 90% कश्मीरी आज़ादी चाहते थे तो अब तो 100% चाहते हैं। अभी आपको कोई नज़र नहीं आएगा जो कहेगा कि जी हम इनके साथ रह सकते हैं। वो कि जिस शक्ल में भी आज़ादी चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो लोग जो कांग्रेस के हामी थे, वो लोग जो बीजेपी के हामी थे, जो उनके साथ मिलकर हुकूमत करते थे, उन सबको आपने देख लिया कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है कि वक्त की सिर्फ बात है, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, कि जो इनकी इंटरनल टूट फूट है उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। सिर्फ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की मैं कहूँगा कि शराफत कुछ ज़्यादा ही, और बल्कि मैं चाहूँगा कि ज़रा अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें कि वो तो हमारे जितने दराड़े हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनके जो क्लीवेजेस हैं उनको हम एक्सप्लॉइट नहीं करते। मेरा ख्याल है कि जैसे कोई तैसा वाला हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, और ज़्यादा अच्छा बच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। कलभूषण ने जो कुछ इधर कर रहा था हमें मालूम है, जो चाइनीज पर हमले हुए हमें मालूम है, अफगानिस्तान को बेस बनाकर जो कुछ वो कर रहे थे हमें मालूम है। हमें पूरा हक हासिल है कि हम वो सब कुछ करें उनके साथ जो वो हमारे साथ करें, और हम इस चीज़ के अहल भी हैं। ठीक है, बिल्कुल हम अहल भी हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पीर के रोज़ सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।